नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ 12th क्लास का अध्याय पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। 8th अध्याय विद्यार्थियों, ये हमारा आज अंतिम वीडियो है जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कि मूलवासी और उनके अधिकार क्या हैं। मूलवासी कौन होते हैं, उनके प्राकृतिक संसाधनों के साथ, पर्यावरण के साथ कैसे अधिकार जुड़े हुए होते हैं, वो किस प्रकार से किस संस्कृति को बिलोंग करते हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं इसकी हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। और ये मूलवासी किसी एक देश के नहीं, विभिन्न देशों में हर जगह ये मूलवासी हमें देखने को मिलते हैं। विद्यार्थियों, मूलवासियों का सवाल पर्यावरण, संसाधन और राजनीति को एक साथ जोड़ देता है। और यूएनओ ने 1982 में इनकी एक शुरुआती परिभाषा भी दी है। इन्हें ऐसे वंशज बताया गया है जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हैं। मतलब यूएनओ क्या कहता है, यूएनओ कहता है कि मूलवासी कौन है। मूलवासी वे लोग हैं जो काफी लंबे समय से एक ही वंशज से चले आ रहे हैं, एक ही पीढ़ी से चले आ रहे हैं। और उनका जो सरोकार है वो किसी एक स्थान विशेष से होता है, एक संस्कृति से होता है, एक जाति से होता है। जैसे कि फिर किसी दूसरी संस्कृति, जाति, मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से में से उस देश में आए और इन लोगों को अधीन बना लेते हैं। मतलब क्या क्या बताया गया इसमें ये बताया गया है कि दूसरी संस्कृति या जातीय मूल के लोग जो हैं विश्व के दूसरे हिस्से से जब यहाँ आते हैं या दूसरी जगह जाते हैं, तो वो इनको क्या कर लेते हैं, अपने अधीन बना लेते हैं, इन मूलवासियों को। किसी देश के मूलवासी आज भी उस देश की संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से ज्यादा अपनी परंपरा, सांस्कृतिक रिवाज, अपने खास सामाजिक आर्थिक ढर्रे पर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। अब देखो देखो विद्यार्थियों, जैसे भारत है, भारत पर कौन विदेशी लोग आए यहाँ पर? ब्रिटेन आया, ठीक है, ब्रिटिश लोग आए। ब्रिटिश लोगों ने यहाँ के मूलवासी जो हम भारतीय हैं, हम लोगों के ऊपर क्या किया, उन्होंने शासन किया, हमें उन्होंने क्या कर लिया, अधीन बना लिया। उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के अनुसार ही हमें जीवन यापन करना पड़ा। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी जाति मूल पर जो है उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। और स्थिति कैसी हुई कि किसी भी देश के मूलवासी आज भी उस देश की संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से ज्यादा अपनी परंपरा, सांस्कृतिक रिवाज, अपने खास सामाजिक आर्थिक ढर्रे पर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि भले ही हम लोगों को ब्रिटिश ने हमें अधीन कर लिया, अपने अकॉर्डिंग उन्हें हमें सभी कार्य करने का मजबूर कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो मूलवासी हैं, हम जो स्थान विशेष से अपनी संस्कृति से, अपने पर्यावरण से जो संबंध रखते हैं, जिन संस्थाओं के अनुरूप हम रहना पसंद करते हैं, या जो संस्थाएं हमारे आचरण को, हमारे व्यवहार को सरोकार करती हैं, उन्हीं के साथ ही हम रूबरू रहते हैं, या उन्हीं के साथ ही हम अपनापन बनाए रखते हैं, और उन्हीं के अनुसार ही हम जीवन यापन करना अपना पसंद करते हैं, रहना पसंद करते हैं। ठीक है। भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में, ऐसा नहीं है भारत ही नहीं, बहुत से देशों में भी मौजूदा लगभग 30 करोड़ मूलवासियों के सर्वमान्य हित विश्व राजनीति के संदर्भ में क्या है ना। फिलीपींस के कोर्डिलेरा क्षेत्र में 20 लाख मूलवासी लोग रहते हैं। चिले में मापुशे नामक मूलवासियों की संख्या 10 लाख है। बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में 6 लाख आदिवासी बसे हुए हैं। उत्तर अमेरिकी मूलवासियों की संख्या 3,50,000 है। पनामा नहर के पूर्व में पूना नामक मूलवासी 50,000 की तादाद में है। उत्तरी सोवियत में ऐसे लोगों की आबादी 10 लाख है। दूसरे सामाजिक आंदोलनों की तरफ मूलवासी भी अपने संघर्ष, एजेंडा और अधिकारों की आवाज उठाते रहते हैं। विश्व राजनीति में मूलवासियों की आवाज विश्व बिरादरी में बराबरी का दर्जा पाने के लिए उठी है, और मूलवासियों के निवास वाले स्थान मध्य और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, भारत में है, जहां इन्हें आदिवासी और जनजाति भी कहा जाता है। तो मूलवासियों से का संबंध किससे बताया गया है? उन लोगों से जो अपनी संस्कृति, अपने पर्यावरण से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि आदिवासी लोग होते हैं, और वहाँ की जनजाति लोग जहाँ जिस जिस जन से या जिन स्थान से वो संबंध रखते हैं। ऐसे विभिन्न देशों में बहुत से लोग देखने को मिलते हैं, ऐसे मूलवासी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत आसियाना क्षेत्र के बहुत से द्वीपीय देशों में हजारों सालों से पॉलिनेशिया, मलेनेशिया और माइक्रोनेशिया वंश के मूलवासी निवास करते हैं। सरकारों से इनकी मांग है कि इन्हें मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए। अपने
वास स्थान मतलब जहां वह रहता है उस स्थान पर हक की दावेदारी में विश्व भर के मूल निवासी पर जुमला इस्तेमाल करते हैं और यहाँ अनंत काल से रहते चले आ रहे हैं। अनंत काल से बहुत लंबे समय से जो है रहते चले आ रहे हैं। भौगोलिक भौगोलिक रूप से चाहें तो मूलवासी अलग अलग जगहों पर कायम है, लेकिन जमीन और उस पर आधारित विभिन्न जीवन प्रणालियों के बारे में उनकी विश्व दृष्टि आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी ही है। तो विद्यार्थियों, समझ में आया आपको कि मूलवासी का क्या मतलब है? मूलवासी जो है बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, बहुत वंशजों से रह रहे हैं। तो कहने का मतलब अनादिकाल से रह रहे हैं और अपनी प्रकृति से, अपनी संस्कृति से वो जुड़े हुए हैं। ठीक है। भूमि की हानि का अर्थ है कि आर्थिक संसाधनों के एक आधार की हानि, और यह मूलवासियों के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उस राजनीतिक आजादी का एक मतलब जो जीने के लिए साधन ही नहीं उपलब्ध कराए। मतलब उस राजनीतिक आजादी का क्या मतलब है? जो जीने के साधन ही उपलब्ध नहीं कराए। कहने का तात्पर्य यह है, क्या बताया गया है कि भूमि की हानि का क्या अर्थ है? अगर उस जगह से किसी को विस्थापित कर दिया जाता है तो भूमि की हानि, रोजगार की हानि, तो आर्थिक संसाधनों के एक आधार की हानि और मूल वासियों के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है जब पर्यावरण से संबंधित हानि उन्हें भुगतनी पड़ती है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित कर दिया जाता है। तो जीने का मतलब जब हमें जीने की आजादी नहीं है तो हमें राजनीतिक आजादी से भी क्या सरोकार हो सकता है, इसमें यह बताने का प्रयास किया है। भारत में मूलवासियों के लिए अनुसूचित जाति और आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और ये कुल जनसंख्या का 8% है। विद्यार्थियों, अपवाद स्वरूप कुछ एक घुमंतु जनजातियों को छोड़ दें तो भारत की अधिकांश आदिवासी जनता अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर है और सदियों से ये लोग बेधड़क जितनी जितनी बन पड़े उतनी जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। लेकिन ब्रितानी औपनिवेशिक शासन कायम होने के बाद से जनजातीय समुदायों का सामना बाहरी लोगों से हुआ। ठीक है, जैसे मैंने कहा, हमने ऊपर पढ़ा कि मूलवासियों पर प्रहार कब होता है? जब विदेशी लोग आकर के हमें अधीन बना लेते हैं, मूलवासियों को अधीन बना लेते हैं। मूलवासियों से तात्पर्य उन आदिवासी लोगों से है, उन जनजाति लोगों से है जिन पर वो अपना आधिपत्य स्थापित कर देते हैं और इन सब से उनको होने वाला जो सांस्कृतिक प्राकृतिक जो नुकसान है वह उन्हें भुगतना पड़ता है। आप ये देख सकते हैं विद्यार्थी, चित्र में एक चम्मच पर्यावरण भी है। क्या आप ये चम्मच बता रखा है जिसमें पर्यावरण है? क्या आपको ये नजरिया जचता है? मतलब आप जांच सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, जिसमें एक शहरी इलाके के आदिवासी को प्रकृति खोर और लालची दिखाया गया है। कहने का मतलब क्या है? एक शहरी इलाका क्या क्या कर रहा है? शहरी इलाका आदमी के रूप में है, उसको प्रकृति खोर मतलब प्रकृति को वो खा रहा है। क्यों खा रहा है? इसलिए आधुनिकीकरण, मशीनीकरण, इनके माध्यम से वह प्रकृति को नष्ट कर रहा है ना। इस प्रकार से एक लालची प्रकृति जो है इसमें दर्शाई जा रही है। अब विद्यार्थियों देखें तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से इनको संवैधानिक सुरक्षा हासिल है, लेकिन देश के विकास का इन्हें ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता है। आजादी के बाद भी विकास की बहुत सी परियोजनाएं चली और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित भी हुए और ऐसी परियोजनाओं से विस्थापित होने वालों में यह समुदाय सबसे बड़ा है। विद्यार्थियों, दरअसल इन लोगों ने विकास की बहुत बड़ी कीमत जो है इन्होंने चुकाई है, क्योंकि वो अपनी प्रकृति से दूर हो गए, अपने संसाधनों से दूर हो गए, अपने रोजगार से दूर हो गए। ये सभी चीजें जो है उन्होंने इन सभी चीजों का उन्होंने सामना किया। मूलवासी समुदायों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय तक उपेक्षित रहे हैं। हाल के दिनों में इस सवाल पर ध्यान दिया जाने लगा है। मतलब हाल के समय में, मतलब अब कुछ समय के अंतराल से ही जो है इन सभी मुद्दों पर हम ध्यान देने लगे हैं। 1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों के मूलवासियों के नेताओं के बीच संपर्क बढ़ा और इससे इनके साझे अनुभवों और सरोकारों को एक शक्ल भी प्राप्त हुई। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन भी हुआ और यूएनओ ने सबसे पहले इस परिषद को परामर्शदायी परिषद भी का भी दर्जा दिया और इसके अतिरिक्त आदिवासियों के सरोकारों से संबंध 10 अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी यह दर्जा प्राप्त हुआ। और विद्यार्थियों, अगले अध्याय में हमने वैश्वीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन की चर्चा भी करनी है और इनमें अनेक आंदोलन जो ऐसे हैं जो मूलवासियों के अधिकारों से भी जुड़े हुए हैं, इसको हम नेक्स्ट वैश्वीकरण के अध्याय में हम आपसे चर्चा करेंगे।
तो विद्यार्थियों, इसके साथ ही हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है और यह एक प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली में हम विभिन्न प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि देखिए, पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकार का क्या कारण है, निम्नलिखित में से सबसे बेहतर विकल्प चुनना है। इसमें देखिए आप क्या क्या विकल्प रखे हैं। पहला विकल्प है, विकसित देश प्रकृति की रक्षा को लेकर चिंतित है, पर्यावरण की सुरक्षा मूलवासी लोगों और प्राकृतिक पर्यावासों के लिए जरूरी है। तीसरा है, मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और ये नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है। इनमें से कोई नहीं। तो सवाल क्या था हमारा, पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का क्या कारण है। तो तीसरा कारण हमें नजर आता है कि मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और यह नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है। इसका उत्तर ये है। दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक के आगे सही और गलत लगाना है आपको, ठीक है। और पृथ्वी सम्मेलन के बारे में ये सब चीजें बताई गई हैं। इसमें पहला आता है, इसमें 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया। ये कथन सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में हुआ। ये गलत है या सही है? बिल्कुल सही है। यूएनओ के तत्वाधान में ही हुआ था। वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों ने पहली बार राजनीतिक धरातल पर ठोस आकार ग्रहण किया था। ये सही है, गलत है? ये बिल्कुल सही है। पृथ्वी सम्मेलन में ही सबसे पहले राजनीतिक धरातल पर ये ठोस आकार जो है पर्यावरण के लिए ग्रहण किया गया था। चौथा आता है, यह महासम्मेलनीय बैठक थी। बिल्कुल गलत है। इसके बाद विद्यार्थियों, विश्व की साझी विरासत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में विचार करना है हमें। पहला कथन आता है, धरती का वायुमंडल, अंटार्कटिका समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष को विश्व की साझी विरासत माना गया है। ये सही है या गलत है? सही है ये उत्तर, मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। विश्व की साझी विरासत किसी राज्य के संप्रभु क्षेत्राधिकार में नहीं आते। ये भी सही है। इसी प्रकार से विश्व की साझी विरासत के प्रबंधन के सवाल पर उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच मतभेद है। ये गलत है कि सही है? यह भी सही है। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध के देश विश्व की साझी विरासत को बचाने के लिए दक्षिणी गोलार्ध के देशों के से कहीं ज्यादा चिंतित हैं। ये बिल्कुल गलत है। उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिण गोलार्ध, सभी देश जो हैं विश्व की साझी विरासत को बचाने के लिए चिंतित हमेशा बने हुए हैं। इसके बाद विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आता है, रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए। तो रियो सम्मेलन के आपको परिणाम बताने हैं। महत्वपूर्ण सम्मेलन माना जाता है रियो सम्मेलन, और इसमें पूरे सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सबसे ज्यादा स्थान जो उसने बनाया है पर्यावरण को, जलवायु को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, ये सभी जो चीजें हैं इस पर डिस्कस की गई थी। और जलवायु परिवर्तन जिस प्रकार से हो रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है, इन सभी के बारे में विचार इसके अंतर्गत किया गया था। ऐसे ही विश्व की साझी विरासत का अर्थ क्या है, इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताना है कि साझी विरासत से क्या अभिप्राय है। हमने पिछले वीडियोस में हमने जाना था कि साझी विरासत क्या होती है। इसके साथ ही अगला प्रश्न, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां क्या हैं हमारी, इसको भी हमें देखना है। ऐसी वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए हैं, इसमें आपको बताना है कि पर्यावरण खराब होने से कृषि योग्य भूमि कम हो गई है, जलाशयों में बड़ी तेजी से जल का स्तर घट रहा है, मत्स्य उत्पादन में कमी हो गई है, विकासशील देशों की लगभग 1 अरब 20 करोड़ जनता जो है पीने के पानी से उनको साफ नहीं मिल पा रहा है, साफ सफाई के अभाव में लगभग 30 लाख लोग जो बच्चे हैं प्रतिवर्ष मर जाते हैं, वनों की कटाई से जैव विविधता को हानि हो रही है, ऐसे ओजोन परत को नुकसान हो रहा है। ऐसी चीजें आप इसके अंतर्गत आपको बतानी है। यह भी पिछले वीडियो से मैंने आपको समझाया है। पृथ्वी को बचाने के लिए जरूरी है कि विभिन्न देश सुलह और सहकार की नीति अपनाएं और पर्यावरण के सवाल पर उत्तरी और दक्षिण देशों के बीच जारी वार्ताओं की रोशनी से में इस कथन की आपको पुष्टि करनी है। तो इसके अंतर्गत आपने पिछले कुछ वर्षों में जो विश्व के पर्यावरण से बड़ी तेजी से जो खराब हुआ है उसके बारे में आपको इसके अंतर्गत लिखना है कि किस प्रकार से ये हमारे जरूरी है कि हम इसको किस प्रकार से इसको बचा सकते हैं। और इसलिए विश्व के अधिकांश देशों ने पृथ्वी को बचाने के लिए परस्पर जो सलाह जो करी है, नीति अपनाई है, बैठकें जो करता है और अपनी जिम्मेदारी समझता है, वो सभी के बारे में आपको इसके अंतर्गत चर्चा करनी है। इसके साथ ही विभिन्न देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है, गंभीर चुनौती वैश्विक पर्यावरण को आगे
कोई नुकसान पहुंचाए बगैर आर्थिक विकास करने की है। ये कैसे हो सकता है, आपको अपने इसमें सुझाव देने हैं कि हम हमारा आर्थिक विकास भी कर सकें, तकनीकी को भी हम अपनाएं, और साथ में हमें प्रकृति को किसी प्रकार से हम नुकसान भी नहीं होने दें। ऐसी दोनों चीज़ों को साथ लेते हुए हम किस प्रकार से हम ये कार्य कर सकते हैं, इसमें आप अपने अपने खुद के व्यूज़ और प्रामाणिक तरीके से अगर आप बताते हैं तो निश्चित रूप से आपका उत्तर अति उत्तम होगा और आप इसको अच्छे प्रकार से लिख भी सकते हैं। थोड़ा सा मैं डिस्कस करती हूँ। जैसे कि वर्तमान परिस्थितियों में यदि हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण समस्या हमारे सामने पर्यावरण को बचाने की है, और कुछ उपायों पर अगर हम गौर करें तो पर्यावरण को खराब किए बिना ही देश के जो आर्थिक विकास है हम कैसे कर सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग हम सीमित मात्रा में करें, और जितनी पेड़ों की हम कटाई करते हैं उतने ही पेड़ लगाएं, क्योंकि एक पेड़ को पूरा वृक्ष बनने में हमें वृक्ष बनाने में उन्हें उसमें कई साल कई वर्ष जो है उसमें लग जाते हैं। और सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक हमें प्रयोग करना चाहिए, और वर्षा के पानी को भी संरक्षित करना चाहिए, और जो हमारे घरों में जो कचरा होता है उसको हमें रीयूज करना चाहिए, खाद बनाने के लिए, ऊर्जा के लिए, बहुत चीज़ों के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बहुत से उदाहरण जो लेकर के हम प्रकृति को भी बचा सकते हैं और आर्थिक विकास भी कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से यह वीडियो जो है हमारा प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में यही समाप्त होता है। आपको प्रमुख बिंदुओं के आधार पर इसको पढ़ना है, समझना है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, रियो घोषणा कब हुई, जैसे 1992 की हमने बात की थी, और इसमें साझी विरासत क्या है, साझी जिम्मेदारियां क्या है, इन सभी के बारे में आपको बहुत ही पॉइंट वाइज अध्ययन करते हुए अपने पार्ट को कंप्लीट करना है। और किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर लेकर हम फिर आएंगे, उपस्थित होंगे। धन्यवाद एंड नमस्कार।